स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। महाशक्तियों के उस अखाड़े की बात करने जा रहे हैं जिसकी आज पूरी दुनिया को झुलसा रही है। अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध की चिंगारी भड़क चुकी है, लेकिन चौंकाने वाली बात जानते हैं क्या है? इस जंग को रोकने के लिए कोशिशें की गई, मध्यस्थता की बिचौलिए ने, मध्यस्थता की दलाल ने, और पाकिस्तान की मध्यस्थता पूरी तरह से फेल हुई। दलाल मतलब पाकिस्तान, आप समझ गए होंगे। ना तो पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर पर किसी को भरोसा रहा, ना ही वजीर आजम शहबाज शरीफ पर। दुनिया की नजरें हैं अब सिर्फ और सिर्फ एक देश पर, और वो है कतर। ये मान के चलिए जिस तरह से लगातार बड़े दावे किए गए कि शांति वार्ता स्थापित हो गई, दोनों देशों के बीच में सीजफायर हो गया, पीठे थपथपाने की कोशिश की गई, लेकिन अब वो तमाम कोशिशें किस तरह से अब कचरे के ढेर में जा चुकी हैं, ये हम सभी के सामने है। कोशिशें ऐसे समय में अब हो रही हैं जब हाल ही के दिनों में दोनों देशों के बीच में सैन्य टकराव तेज हुआ। अमेरिका ने ईरान पर समंदर के मार्गों पर हमलों में शामिल होने का आरोप लगाया, जिसके बाद सैन्य कार्रवाई की गई है। जवाब में ईरान ने क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया, जिससे हालात और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो गए। अब अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार वॉशिंगटन फिलहाल सीमित सैन्य कार्रवाई के साथ साथ कूटनीतिक विकल्प भी खुला रखना चाहता है। संभावित जो सैन्य लक्ष्य हैं उनकी तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन प्राथमिकता बातचीत के जरिए समाधान तलाशने की है। और इसी बीच कतर एक बार फिर अहम मध्यस्थ के रूप में सामने आ गया है। क्षेत्रीय मामलों में पहले भी कतर कई संवेदनशील वार्ताओं में भूमिका निभा चुका है, और अब कोशिश है कि वॉशिंगटन और तेहरान फिर से बातचीत की मेज पर लौटे और हालात को और बिगड़ने से रोका जा सके। ईरान कतर से पाकिस्तान की गुहार अब क्यों नजर आती है, समझिए। शहबाज शरीफ ने ईरान के राष्ट्रपति से बातचीत की है। मसूद पेज़ेश्कियन से क्षेत्रीय शांति पर चर्चा करने की बात कही गई है। कतर के अमीर से भी फोन पर बातचीत हुई है। जो हमले हुए उन हमलों के बाद हालात सामान्य करने की अपील है। पाकिस्तान की मध्यस्थता फ्लॉप होने के बाद अब गेंद पूरी तरह से कतर के पाले में है। पूरे मिडिल ईस्ट के देश सांसें थाम कर देख रहे हैं, क्या कतर इस बार दुनिया को एक बड़े वैश्विक युद्ध की आग में झुलसने से बचा पाएगा, या फिर ट्रंप का गुस्सा सब कुछ खाक कर देगा। बड़ा सवाल यही, क्या कतर वो करिश्मा कर पाएगा जो पाकिस्तान कर नहीं पाया? क्या अमेरिका और ईरान बातचीत की मेज पर लौटेंगे? और सबसे महत्वपूर्ण, आप जानते हैं कि जिनके घर में खुद जिनकी सुनी नहीं जा रही, उन्हें उम्मीद लग रही थी कि दुनिया उनकी बातों को मानेगी। सवाल, क्या पाकिस्तान की नाकामी के बाद कतर, अमेरिका और ईरान के बीच में आखिरी भरोसेमंद पुल बन सकता है? क्या अमेरिका की सैन्य तैयारी और ईरान के जवाबी हमलों के बीच में कूटनीति को मौका मिलेगा? क्या कतर की पहल सिर्फ शांति की कोशिश है, या खाड़ी की नई सियासत का संकेत भी? करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में कनेक्ट हो रहा है, आपको मिलवा देती हूँ। मेरे साथ रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल दिनेश नैन जी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। पाकिस्तान से रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर शेख नदीम मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। पाकिस्तान से सीनियर जर्नलिस्ट हैदर हयात खान भी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। आप सभी का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। सबसे पहले कर्नल दिनेश नैन, मैं आपसे समझना चाह रही हूँ, अब देखिए जिस तरह से हालात हैं और जो तनाव लंबे वक्त तक चला, कई कोशिशें की गई बातचीत को स्थापित करने के लिए, लेकिन ये बातचीत बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं होगी, ये मुझे लगता है हर कोई जानता था। चाहे बात मिडिल ईस्ट में मौजूद व्यक्ति हो या अमेरिका में बैठा व्यक्ति हो, दुनिया के अलग अलग कोनों में बैठा व्यक्ति हो, शायद ये दुनिया के हर एक व्यक्ति को पता था। और वही तस्वीर हमने कुछ समय पहले देखी थी जब साइन होने वाले थे, लेकिन शायद किसी को नहीं पता था तो वो पाकिस्तान होगा। अच्छा, मुझे बताइए अब कतर कितनी इंपॉर्टेंट भूमिका निभा रहा है? सर ऑडियो अनम्यूट कर लें प्लीज। कैन यू हियर मी नाउ? जी देखिए नैना, जहां तक कतर का सवाल, कतर पे अभी परसों ही तो मिसाइल बरसे थे, और ये कतर थोड़े दिनों पहले ही तो बात कर रहा था, पहले भी पाकिस्तान के साथ में मिलकर के कतर के, बल्कि वहां पे प्राइम मिनिस्टर थी वहां बैठे हुए, सब लोग बैठा हुआ था तो जाकर फॉरेन मिनिस्टर बैठा हुआ था। ये जो डील थी ना, ये 14 पॉइंट्स की, मेरा शुरू से मानना है ये सिर्फ एक आंख मिचौली थी, इसमें सीरियसनेस थी ही नहीं। अगर आपको याद हो, इस्लामाबाद टॉक के बाद में जब ये बात थोड़ी आगे बढ़ी और जैसे डील की बात हुई, उसके बाद सबसे पहली विजिट मार्को रूबियो, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, कहाँ गए? वो गए थे
जीसीसी की एक कॉन्फ्रेंस में, और सबको समझा दिया गया था कि ये आप बताइए ना, इस पूरे 14 पॉइंट्स आर्टिकल में था क्या, कि पाकिस्तान ने जो ये पूरा गोबर फैलाया, था क्या इसके अंदर? लेबनान एक सॉवरेन कंट्री है, उसके बारे में हम और आप मैं और पाकिस्तान, हमारा हिंदुस्तान और पाकिस्तान मिलकर क्या कोई करार कर सकता है क्या? कोई बातचीत कर सकता है क्या उसके बारे में? नहीं। लेकिन वो था उसके अंदर, पहला क्लॉज, पहला आर्टिकल। फिर दूसरा, उसके अंदर कि ईरान अब उसको जो है हॉर्मोज के अंदर ईरान जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव काम करेगा। हर जगह पे आपको 10वें क्लॉज में आपको जो है सैंक्शंस खोल देंगे तेल की, 11वें क्लॉज में आपको जो है वो दे देंगे, क्या नाम, जो आपके फंड्स हैं वो रिलीज कर देंगे, और $300 बिलियन 8वें क्लॉज में। ये सारी शर्तें ईरान को बेवकूफ बनाने के लिए हुई थी। कोई भी आदमी समझ सकता है इस बात को। वरना ईरान को ये सब चीजें देके अमेरिका को पूरी दुनिया में थू थू करानी है क्या? इनको इनका इनका बेसिक एम था कि रीबिल्ड करना, क्योंकि पहले जो अटैक हुआ था नैना, वो सिर्फ एक अलग एम से हुआ था। इनको लग रहा था उस टाइम पे कि इस तरह की बम्बार्डमेंट करके, चाहे वो 12 दिन की थी पिछले साल, या फिर उसके बाद अब जो इन्होंने 40 दिन किया, कि ये बम्बार्डमेंट करके इनकी पूरी लीडरशिप को उड़ा के, और फिर शायद हमारा वहां पर थोड़ा रिवोल्ट हो जाएगा, विद्रोह हो जाएगा, और चीजें आसान हो जाएंगी। तो प्रिपरेशन उस हिसाब से थी। अब जो प्रिपरेशन की गई है सीज फायर के पीरियड के दौरान, आप देखिए 22 से ज्यादा क्या नाम जंगी जहाज पानी के, वो पूरे अरेबियन सी से लेके गल्फ ऑफ ओमान तक खड़े हो गए हैं। पूरी की पूरी हर तरफ नेटो को तैयार कर लिया गया है। आप साइप्रस में देख लीजिए, नेटो ने पूरी तैयारी कर ली है, फ्रेगेट्स उनके मूव कर रहे हैं। पूरे के पूरे अरब देश जो हैं वो तैयार हो गए हैं लड़ने के लिए, और उधर इसराइल तो आएगा ही आएगा। और इस बार जो युद्ध होगा, इस बार जो अटैक होगा, मैं समझता हूं कि ईरान को अब समझ में आएगा कि अमेरिका से लड़ाई करने का मतलब क्या होता है। दे विल गो इनटू स्टोन एज में पहुंच जाएंगे। और देखिए सर, यही तो बात है सर, यही तो बड़ी बात है मध्यस्थता की बात है। मैं दोबारा लौटती हूँ। वेल, मैं ये भी बता दूं, रक्षा विशेषज्ञ के रिटायर्ड विंग कमांडर आलोक साहे जी भी कनेक्ट हो चुके हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन फिलहाल मैं एक बार रुक करना चाह रही हूँ यहाँ पर मेजर शेख नदीम आपका। देखिए, मध्यस्थता की गई, आखिर ये मान के चलिए क्या उस मध्यस्थता में पाकिस्तान फेल साबित हुआ कि अब ना ईरान को भरोसा, ना अमेरिका को भरोसा, सीधे अब कतर का रुख कर रहे हैं, क्योंकि एक और मौका नहीं देना चाह रहे, और ऐसा लग रहा है कि एक बहुत बड़ा मौका था लेकिन वो चला गया है। ऑडियो अनम्यूट कर लें सर। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान ने इतनी बड़ी जंग जो यूएस और ईरान की थी, और जिसमें यूएस कह रहा था कि हम इनको जोग्राफिया से मिटा देंगे, तो वो उस दिन बंद करा दी। उसके नेक्स्ट डे वो जंग बंद हो गई, जो हमारी सबसे बड़ी कामयाबी, एंड दैट वाज आवर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एज वेल। और अल्हम्दुलिल्लाह वो जंग बंद हुई, और ये 28 फरवरी को आप देखें कि ये अभी और आज ये तकरीबन 4.5 महीने हो गए हैं इसको मामले को चलते हुए। लेकिन ये जंग अल्हम्दुलिल्लाह बंद रही। उसके बाद फिर भी मैंने एमओयू, इस्लामाबाद एमओयू भी जो है वो हमने साइन करा दिया, जिसमें तीनों मुल्कों ने दस्तखत किए। दस्तखत करने के बाद कोई मुल्क फट जाए, जैसे कर्नल साहब कह रहे हैं, तो वन कांट डू एनीथिंग। मोर ओवर, अभी कोई ऐसी बात नहीं हुई। ये बीच में, क्योंकि ईरान ने भी अटैक किया था, उन्होंने उसको प्ली ले लिया कि जी 3 जहाजों पे इन्होंने जो रॉकेट फायर किए, तो हम इसका बदला लेंगे, और अब ये एमओयू जो है ये सीज फायर खत्म हो गया। उन्होंने वो सीज फायर खत्म करके अब जंग की तैयारी है। एनीवे, मैं समझता हूँ कि ये एक प्रेशर टैक्टिक्स है, क्योंकि वो ईरान को बहुत ज्यादा कंसेशन देना नहीं चाहते, और वो कोशिश में है कि कोई ऐसा एग्रीमेंट हो जाए, क्योंकि पेंटागन बिल्कुल नहीं चाहता जंग को। ठीक है, सेनेट, कांग्रेस, अमेरिका की जो फौज है वो बिल्कुल लड़ना नहीं चाहती। सारे चॉकलेटी हीरो हैं, मिनरल वाटर वाले हैं सारे, कोई नहीं चाहता बिल्कुल भी। इसी तरह से यूरोप भी नहीं चाहता कोई जंग, उनके पास फौजी जंग के लिए नहीं चाहते। ठीक है, क्योंकि ईरान पर जंग का मतलब ये कि बूट्स ऑन ग्राउंड, जो कि नॉट एट ऑल पॉसिबल। कर्नल साहब जो मर्जी के नहीं, हाँ, तो अच्छा मेजर शेख नदीम, क्या ये बात पाकिस्तान या आसिम मुनीर या आपके जो शहबाज शरीफ है, बताइए, मुझे लग रहा है मैं ही नाम भूल गई, बाकी तो क्या ही किसी को नाम याद रहता होगा, क्योंकि सब कुछ लीड तो आसिम मुनीर ही कर रहे थे। वेल, क्या शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर क्या ये बात कन्वे नहीं कर पाए हैं? मेरी इस बात पे आप भी मुस्कुरा दिए, मतलब आपने भी सहमति जता दी। क्या वो कन्वे नहीं कर पाए कि भाई बूट ऑन ग्राउंड हो, या फिर ये जो अगर मध्यस्थता नहीं हुई वो बड़ी घातक होगी? देखिए, पाकिस्तान अभी भी रोल प्ले कर रहा है। ये इस वक्त को मीडिएशन टीम है जो कतर की और पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने जो पहले फेज में फैसिलिटेट किया,
वो फर्स्ट फेज ऑफ था जिसमें सीज फायर कराया। अभी जो फेज चल रहा है वो टेक्निकल डिस्कशन है। टेक्निकल डिस्कशन के अंदर जो है कतर जो है वो रोल प्ले कर रहा है, बिकॉज उसमें पैसों का मामला है, सैंक्शंस का मामला है। वो कतर के पास इनके अमाउंट भी पड़े, वो डील कर रहा है, इसलिए कतर आपको नजर आ रहा है। अदरवाइज देखा जाए तो दोनों टीमों का अपना अपना रोल था। बाकी जंग का मैं आपको अपने प्रोग्राम से मैं बता दूं कि ये सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स है, 3-4 दिन से ज्यादा नहीं। जंग बिल्कुल नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। नहीं, मैं नहीं मानता इस बात को। नदीम, आपकी सेना ने आज ही अफगानिस्तान के ऊपर एक नया ऑपरेशन शुरू कर दिया है और उसका इरादा है कि अफगान की तालिबान जिन्होंने घोषणा की थी कि अगर अमेरिका ने अटैक किया तो हम जाके ईरान में उनके खिलाफ लड़ेंगे, आपको उसको उलझाने के लिए एक काम दे रखा है, वो आपने बखूबी किया। रही बात जो कल और परसों में जो परसों बम्बार्डमेंट जो हुई थी रात को, उसके अंदर नंगरहार से लेकर के और पूरे पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ साथ जो भी इनके इंपॉर्टेंट प्लेसेस थे, सिटीज थी, उन पे अटैक क्यों हुआ? क्या पाकिस्तान फैसिलिटेट करने वाला है बूट ऑन ग्राउंड? क्या आपकी तरफ से जाने वाले हैं लोग? आपकी एक पूरी डिवीजन तो पहले से ही लगी हुई है वहां पे, आपकी डिवीजन लगी हुई है ना नदीम, वहां पे पहले से लगी हुई है एक डिवीजन। तो ये आप बैठ के यहाँ पे मुस्कुरा के बोल रहे हैं, लेकिन मुझे तो ये लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान की सेना भी घुस जाए अभी उनके साथ अमेरिका को खुश करने के लिए, क्योंकि अब तो हर तरफ से घेरना शुरू कर दिया अमेरिका ने। और रही बात बूट ऑन ग्राउंड की, देखिए उन्होंने एक एम बना लिया है, उन्होंने नदीम एक मिनट, उन्होंने एक एम बना लिया है कि हॉर्मोज का जो इलाका है उसको 100% दुनिया के नाम पे एक दुनिया के नाम पे एक वो नैरेटिव बना के कि अमेरिका इसको पूरा अपने कब्जे में करके खोलेगा और पूरी दुनिया इसके अंदर हामी भर रही है। नाटो भी साथ में आ गया है। और रही बात जो माहौल बनाने की, डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी मौत का या अपने असैसिनेशन का माहौल बना करके बोल दिया 1000 के करीब जो मिसाइल्स हैं वो तैनात कर दी हैं ईरान के ऊपर। तो ये सब जो चल रहा है, आप क्या समझते हो इतना सारा तामझाम ये सिर्फ क्या दिखावा है या आप इसको कोएरेसिव डिप्लोमेसी मानते हैं? ये कोएरेसिव डिप्लोमेसी में इतना किया जाता है, इतना करते हैं? अभी आप देखिए पूरा अलर्ट पे है आपका पूरा सऊदी से लेके कतर से लेके बहरेन से लेके यूएई से लेके आपका जो नाम लें सब के सब अभी स्टैंड 2 पे हैं। और मेरा मानना है आज रात अटैक होगा नदीम। और सर अगर ऐसा हो गया तो मुझे लग रहा है जो मध्यस्थता या जो बड़े दावे किए गए तो उन सब पर पानी फिर जाएगा, वो सब कुछ दावे पूरी तरह से खोखले नजर आएंगे। अच्छा हैदर हयात खान, क्योंकि आप लगातार तस्वीरों को देखते रहे हैं, आप एनालिसिस करते रहे हैं, और जब वो तस्वीरें आई थी, जब मुझे ध्यान है जेडी वेंस के साथ में मुलाकात हुई थी और उस दौरान फिर ईरान का जो रवैया था, खासतौर से हमने देखा था कि शहबाज शरीफ उस समय उनका वो बॉडी लैंग्वेज भी काफी टेंस नजर आ रहा था। शायद वो भी बखूबी जान रहे थे कि भले ही जो साइन करवाने की बात कही जा रही है वो बहुत ज्यादा आसान नहीं रहा है, बहुत ज्यादा कांटों भरी हैं। और देखिए हुआ भी वही जिस बात का डर था, अटैक हो गया, सीज फायर टूट गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया नैना। 2-3 चीजें। पहली बात तो ये कि इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान ने ये जो काम करवाया इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे जो दोनों ममालिक के सिग्नेचर्स करवाए थे, ये बड़ा मुश्किल काम था। आपने ये दुरुस्त कहा कि जिस वक्त स्विट्जरलैंड में दोनों ममालिक के वफूद इकट्ठे हुए थे दोबारा टेक्निकल लेवल की गुफ्तगू को इनिशिएट करने के लिए, उस वक्त ईरानीज जो थे वो थोड़ा रिलक्टेंट थे। लेकिन ईरानियों की रिलक्टेंस की वजह ये थी कि वो इंटरनेशनली इस तरह मीडिया के सामने आकर अमेरिकन के साथ नहीं सामने आना चाहते थे। वो उनको कैमरा के सामने उनके सामने नहीं बैठना चाहते थे। उनको मीडिया में आने की कोई ऐसी पाबंदियां थोड़ी ना थी। मकसद खामोशी नहीं था। देखें उनके वहां पर शहादतें हुई थी, 3000 से ज्यादा लोग शहीद हुए थे, उनके सुप्रीम लीडर शहीद हुए थे। अली लारेजानी जैसे बेहतरीन दिमाग से महरूम हुआ है ईरान। मेनाब में 169 के करीब बच्चियां जो है वो शहीद हुई हैं। तो ईरानी जो है वो उनको इन सारे चीजें उनके जहन में थी, इसलिए वो अभी नहीं चाहते थे कि ईरान में इस तरह के विजुअल्स जाएं कि हमारी लीडरशिप इस तरह बैठकर उनके साथ मुसाफा कर रही है। ये दिस वाज द रीजन। और अगर आपको याद हो, उसी के बाद जेडी वेंस ने माइक पकड़कर ये कहा था कि गुज़िश्ता 3 महीने में मेरी सबसे ज्यादा कन्वर्सेशन किसी के साथ रही है तो वो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब के साथ रही है, जिन्होंने बेहतरीन किरदार अदा किया है। अच्छा, यही तो बात है, आपने खुद ही ने मान लिया। मतलब 3 महीने में भी कोई सटीक, कोई ठोस रोड मैप नहीं था क्या? अच्छा चले नैना, आसिम मुनीर साहब के नाम पे आप लोगों को जो तकलीफ होती है उसका मुझे अंदाजा है। अरे तकलीफ मुझे नहीं, अब तो ईरानियों को भी हो रही है।
भाई वही 3 मसला महीने है का ना, वक्त, मैंने 3 महीने के वक्त में भी क्या फेल हो गए? मैं- 3 महीने में आखिर दिया क्या? इतनी इंटरनेशनल विजिट्स हो गई, इतनी फ्री की दावतें हो गई, कई बार मुलाकातें हो गई, लेकिन सार क्या निकला? मैं कह रही हूँ उसका महीने में सार जो क्या कुछ निकला? हुआ, उसका फायदा पूरी दुनिया को हुआ नैना, उसका फायदा Seriously? आपकी गरीब आवाम अरे को हुआ। आप पूरी जो दुनिया LPG नहीं है के ना। सिलेंडर लिए हैदर कतारों में हयात, लगी मर गई पाकिस्तान थी, पूरी दुनिया उस नहीं तमाम है। को हुआ अगर किसी को इस फायदा पूरी हुआ वो दुनिया भी को त्वरित उसका फायदा हुआ, पाकिस्तान को हुआ। नैना, आप लोग जो अभी मतलब आप लोगों को बुनियादी तौर पर मसला ये है कि पाकिस्तान का नाम चूंकि इस वजह से ग्लोबल स्टेचर बढ़ रहा है, तो ये क्यों हो रहा है मामला? आपने CNN के हवाले से भी आपके लोगों ने बात कर ली, एक्सियोस ने भी। हैदर हयात जी, CNN हैदर की हयात हेडलाइंस जी, में यही है। मैंने शायद गलत सुना, लेकिन आपने शायद ऑन एयर कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। मुझे लग रहा है आपको उस शब्दों का थोड़ा सा आपको मर्यादा होनी चाहिए। आप अगर इंटरनेशनल मीडिया में बैठे हुए हैं, आपको क्या कह रहे हैं क्या नहीं। लेकिन सुनिए, मैं बिल्कुल समझ रही हूँ, मैं ये बिल्कुल समझ रही हूँ, मैं बिल्कुल समझ रही हूँ। इधर उधर घुमाने की चीजें होती हैं। आपको लग रहा है कि आप मुझे इस तरह से बोलकर आप इधर उधर डाइवर्ट कर देंगे। मैं आपको वापस ट्रैक पर ले आती हूँ, लेकिन मैं ये बोलूंगी जरा शब्दों पे ध्यान रखिएगा, रिकॉर्डिंग जाकर सुनिएगा। आप किस एंकर के साथ में आपको कैसे बात करनी है आपको पता होना चाहिए। अच्छा आलोक सहाय जी, 3 महीने सबसे ज्यादा वक्त ये कहा जाए बातचीत की गई। अगर देखा जाए तो आसिम मुनीर के साथ में जेडी वेंस ने खुद यहाँ पर हैदर हयात ने बात कही। अब यही बात स्पष्ट हो जाती, 3 महीने में भी क्या कोई ठोस रोड मैप नहीं, इतनी फेल्ड नीतियां, ना अपना देश ना दुनिया में मध्यस्थता। नमस्कार नैना जी, देखिए मैं आप ही के चैनल पे डे 1 से बोलता रहा हूं कि ये जो ट्रूस किया गया है, ये अमेरिका ने एक अपने कबूतर को पकड़ के लाया और उसके माध्यम से उसने ईरान को बेवकूफ बनाया है। अमेरिका को वार कुछ देर के लिए रोकना था, क्योंकि उसके पास एयर डिफेंस के जो इंटरसेप्टर्स थे, एयर डिफेंस के जितने भी वेपन्स थे, उसकी भारी कमी हो गई थी। सबको पता है, ये न्यूज चैनल्स पे आ चुका है। और उनका जो प्रोडक्शन रेट है वो इतना कम है कि उसकी भरपाई में सालों लग जाते। तो इसके लिए ट्रम्प साहब को उन्होंने सारे आर्म मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स थी उसको बुला करके मीटिंग किया। 4 गुना उसका प्रोडक्शन रेट बढ़वाया गया और युद्ध को रोकना एक मजबूरी थी अमेरिका की, जो अमेरिका ने पाकिस्तान के माध्यम से किया, अपने मुनीर साहब को बुला करके और नवाज शरीफ साहब को मोहरा बना करके। तो ये मैं डे 1 से बोल रहा हूं कि ये युद्ध नहीं रुकने वाला है, ये युद्ध नहीं रुकेगा। फॉल्ट लाइंस इतनी डीप है, जब तक ईरान में इस तरह का शासन है, जो रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट का जहां शासन होता है, आप देख लीजिए किसी भी देश में, वो देश डूबेगा ही, वो देश नहीं शांत रह सकता। और आप देख लीजिए कि ईरान की तबाही अभी तो पूरी नहीं हुई है। अभी तबाही, मैं कर्नल दिनेश जी से सहमत हूं, आज भी मैं भी इस बात से सहमत हूं कि आज रात को बहुत बड़ा आक्रमण हो सकता है, क्योंकि आप देखिए जो उनका अब्राहम लिंकन है, वो रिपोर्ट आई है आज दिन में कि बिना एस्कॉर्ट के वो अंदर खाड़ी में घुसा है। ये बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड है नैना जी, इतना बड़ा जहाज, इतना खतरा उसको, और बिना एस्कॉर्ट के अब्राहम लिंकन डिड नॉट वेट फॉर इट्स एस्कॉर्ट एयरक्राफ्ट। इसका मतलब अमेरिका कुछ बहुत ही ज्यादा और तेजी से कुछ करना चाहता है वहां पे। कुछ उसको गुप्त सूचना मिली है और जिसके बदौलत अमेरिका भीषण आक्रमण वहां करेगा ईरान पर। आप देख लीजिए आज या कल के अंदर में यह आक्रमण होने वाला है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ये मुनीर साहब और ये नवाज शरीफ ने, पाकिस्तान ने बहुत ही बढ़िया से मूर्ख बनाया है ईरान को, और ईरान को इस बात का पता चल गया है। इसीलिए आप देखिए अब वो शांति वार्ता के लिए दूसरे देश के पास गए। अब जब अमेरिका के जो शिप्स के मूवमेंट हो गए, 22 शिप और अब्राहम लिंकन के, और जब उसको लग रहा है कि आधी रात को अटैक होगा, तो पेजेशिकियान साहब ने फिर जाके बात की है पाकिस्तान के नवाज शरीफ साहब, भाई कम से कम रुकवाओ, इस समय तो शहबाज शरीफ साहब को क्यों फोन किया? उन्होंने ये बताने के लिए थोड़ी फोन किया था। आपका समय आएगा तो आप बोलिएगा। अखुनज़ादा का डीएनए सेम है, उन्होंने ये बताने के लिए थोड़ी फोन किया था। हैदर हयात साहब, आपका डीएनए सेम हैदर हयात साहब करने के लिए फोन किया था। हैदर हयात साहब, मुझे अफसोस है, पाकिस्तान पर मुझे अफसोस है, पाकिस्तान का ग्लोबल स्टेचर बढ़ रहा है। आप लोगों को इस वजह से नींद नहीं आ रही, आप लोगों को ये मसला है, ये मसला रहेगा। आप लोग इसी मसले के साथ जो है
आप लोगों की जिंदगी आगे बढ़ सकती है। पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान का दुनिया में ग्लोबल स्टेचर पॉजिटिवली बढ़ रहा है। आप लोगों का अरे क्रॉस हैदर बॉर्डर हयात टेररिज्म खान, का मैं बताऊं, मैंने आपको कल भी याद दिलाया था। अरे आलोक साहेब के अभी ऑडियो अप करें। अच्छा, मैंने आपको कल ही याद दिलाया था, पीओके में जो हालात है ना, यूरोपीय यूनियन में भी चर्चा हो गई, ब्रिटेन की संसद में भी हो गई, पाकिस्तान की चर्चा वर्ल्ड वाइड कैसे हो रही पूरी दुनिया को पता है। जी सर, आलोक जी। हैदर साहब को बस एक लाइन बोलना चाहूंगा कि काश मदरसा ने आपको बात करने की तहजीब सिखाई होती कि बारी बारी से बोले। आप जो बोले तो हम लोग कोई नहीं बोल रहे थे। धन्यवाद नैना जी, आप कंटिन्यू। जी अच्छा, यहाँ पर यही बात हो जाती है। जरूरत नहीं है विंग कमांडर साहब, आप लोगों से तो कम से कम तमीज सीखने की जरूरत नहीं अरे है। तमीज तो की बात, आप लोग तमीज की बात अगर हैदर हयात में करूं, मैंने जरा सा मिस क्या कर दिया, मुझे तो ये भी नहीं समझ में आया कि आप क्या बोल गए, दिनेश नैन जी। उनको बचाओ, तमीज छोड़ो, तमीज तो बाद में देख लेंगे। पहले आप आजाद कश्मीर की 14 तारीख जो दी है उसको देखो। नदीम मुस्कुरा रहे हैं, इनको पता है मैं क्या बोल रहा हूं। उनको देखो, उन्होंने कह दिया भारत के पास जाना है, भारत के पास जाना है। आपकी औकात समझ में आ गई है आजाद कश्मीर को, उन्होंने समझ गए। हैदर वो समझ गया, समझ गए वो लोग। आप उधर की चिंता करो। कहाँ ईरान में फंसे हो यार। बलूचिस्तान से लेकर के अफगानिस्तान से लेके खैबर पख्तूनख्वा तक तो तुम्हारी हालत खराब है। अभी उधर से पीओजे के यानी आपके आजाद कश्मीर ने 14 तारीख का अल्टीमेटम दे दिया तेरे को, है। वो लोग खड़े होकर के तुम्हारी पतलूने और सब बेचेंगे 50 रुपए में। अभी उनको तो देख नहीं रहे हो। बिना मतलब के पूरी दुनिया में अरे दुनिया में तो तुम बदनाम हो रहे हो। अभी ईरान कह रहा है धोखेबाज हो, सब बोलते हैं धोखेबाज है। हैदर हयात खान, जरा सड़कों पर उतरने का आपको इतना ही शौक है ना, सुनिए जरा, सड़कों पे उतरने का शौक है, जरा जाइए पीओके की सड़कों पर। आपकी हैसियत नहीं है, आप पीओके की जनता के बीच में जाएंगे। आप हिंदुस्तान में मेरे साथी पैनलिस्ट को क्या धमकी दे रहे हैं? आप क्या धमकी दे रहे हैं? आपकी हिम्मत नहीं है अपनी देश के आवाम का सामना करने की। आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अरे आप वहां पर पहुंचेंगे, सिंगल पीस नहीं पहुंच पाएंगे वापस अपने घर पर। अभी तो मदद मांगी है भारत से, भारत ने रिएक्ट नहीं किया अभी तक। आटा, दाल, चावल, उनकी दवाइयां, अभी क्या कुछ गैरत है आप में? गैरतमंद बनो थोड़े से। करते हैं लोगों की कुछ कह रहे थे। जी नदीम शेख जी का रिएक्शन ले रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या अजीब बात है, जिस देश में तीन तरफ से बिखराव हो रहा हो, तीन तरफ से घमासान मचा है, वो अपने यहाँ शांति नहीं करा सकता है, वो दुनिया में शांति कराने के लिए निकला है। घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने, वही कहावत है ना। बिल्कुल सही बात है। मतलब यही बोलना चाह रहा था। अरे हैदर हयात जी, यही आपका अंदाज पूरी दुनिया देख रही है। मेजर शेख नदीम जी, जरा मेरी तो बात नहीं सुन रहे, आप ही अपने साथी पैनलिस्ट को समझा लीजिए पाकिस्तान को। ऐसी बातें, ऐसी धमकियां ना दें जो कभी सपने में भी पूरी नहीं हो सकती, जो कर भी नहीं सकते। इसी बर्ताव की वजह से दुनिया कोई पूछ नहीं रही, ज्यादा इज्जत नहीं दे रही। देखिए, आप लोग भी जो है ना, बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की, आप लोग इस तरह की बातें करते हैं कि पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जानती हूं वो पाकिस्तानियों को वो भी नसीब नहीं हो रहे हैं। मुश्किल से $13 बिलियन लेके बैठे हो यार, $13 बिलियन। उससे 4 गुना कौन कश्मीर में खर्च करते हैं? $13 बिलियन लेके बैठे हो। बस बताते नहीं है, जो हमने बाकी रखे हुए बताते नहीं आपको। अरे बताते क्या, हम तो बताएंगे, हमारे भाई बहन हैं। हम तो पीओजे के में भी, अभी आजाद कश्मीर में भी खर्च करेंगे। उनके लिए दवाइयां, उनके लिए इंतजाम हो रहा है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।